जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, हम लोग एडिटोरिया का सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज सेट नंबर 13 का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। सवाल नंबर 1, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो देखिए, धौलावीरा, ये सब हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। इधर क्या है? नदी है। तो धौलावीरा जो है, इस धौलावीरा किस नदी के किनारे था? तो धौलावीरा जो है वो लूनी नदी के किनारे था। इसका मिलान 1 से करेंगे। और रोपर जो था वह सतलज नदी के किनारे था। और रंगपुर यह मिस्टेक है, मादर नहीं है, सुखभादर नदी था। क्या था? सुखभादर नदी। और कालीबंगा है सो घग्गर नदी। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा 1, 3 और सी का 2, 1, 3, 2, 4 होना चाहिए। तो साथियों 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4 किस में? ऑप्शन नंबर सी में है। जो किताब का आंसर जो दिया है बी, वो गलत है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 को देखिए। सवाल नंबर 2 में क्या है कि वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य कथन को पहचानना है। देखिए, ऑप्शन नंबर 1, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर, इस काल में अयस शब्द का प्रयोग तांबे और कांसे के लिए किया जाता था। ये भी सही है। 10 राग युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था। ये भी सही है। मतलब तीनों सही है। हमको खोजना क्या है? तो असत्य खोजना है। इस काल में परिवार मातृत्व सत्तात्मक था। तो ये नहीं, ये बिल्कुल क्या है? गलत है। इस काल में वैदिक संस्कृति में मातृसत्तात्मक परिवार नहीं था, पितृत्व सत्तात्मक था। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो डी नंबर होगा, क्योंकि गलत पहचाना था और गलत डी है। अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर 3, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प है। साथियों, ऐहोल ऐहोल जो था, ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर 4 को देखिए। गुप्त काल में बिष्टि का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो बिष्टि का संबंध जो था वो बेगार से था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प है। साथियों, बेगार का अर्थ क्या था? कि कार्य के बदले मूल्य की आपूर्ति न करना बेगार कहलाता था। जैसे कोई काम करवा लेता था, उसके बदले उसको कुछ देता नहीं था, उसी को बेगार कहा गया है। सवाल नंबर 5 पे आइए। वर्धन राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो वर्धन राजवंश के संस्थापक प्रभाकर वर्धन थे। ठीक है, राजवंश का संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। और इसने अपना राजधानी थानेश्वर को बनाया था। किसने? वर्धन राजवंश की राजधानी जो था वो थानेश्वर था। नेक्स्ट सवाल नंबर 6 को देखिए। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था? हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा दंती दुर्ग। किसने किया था? दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग इसने राजधानी कर्नाटक के गुलबर्गा क्षेत्र में स्थित थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो कर्नाटक के गुलबर्गा क्षेत्र में स्थित है। हिरण्य गर्भ का अर्थ होता है कि स्वर्ण गर्भ है। कैसा? स्वर्ण गर्भ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल 7 बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो किस शैली में होती है? गंधार शैली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, गंधार शैली। गंधार शैली को हिंद यूनानी कला शैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर 8, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और रामानंद जो था, यह रामानंद के शिष्य कबीर थे। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के ही शिष्य थे। और इनका जन्म प्रयाग में हुआ था। रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर 9, दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी था। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी था। लोदी वंश के संस्थापक भी था।
लोदी वंश में 3 शासक हुआ। कौन कौन हुआ? तब एक हुआ बहलोल लोदी, दूसरा सिकंदर लोदी और तीसरा इब्राहिम लोदी। 3 शासक था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 10 पे आइए। सवाल नंबर 10 को देखिए, 1665 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ था? साथियों इसमें 2 क्वेश्चन, एक तो हुआ कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तब 1565 में हुआ तालीकोटा का युद्ध। दूसरा किसके बीच हुआ? तब विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की पराजय हुई थी। ठीक है, चलिए इसी तालीकोटा युद्ध को ही राक्षसी टंगरी युद्ध कहा जाता है। तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी टंगरी युद्ध भी कहा गया है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 11, मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो मोडी लिपि का प्रयोग जो था मराठों के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? मराठों के द्वारा। इसका प्रयोग मराठी भाषा लिखने के लिए किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 12, कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 की क्रांति के बाद सेना नवगठन से संबंधित था? तो वह कौन सा आयोग था? तो पील आयोग था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पील आयोग का मतलब हुआ कि सेना में लड़ाकू जातियों को बढ़ावा दिया गया था। जैसे सिख जाति हो गए, पहाड़ी हो गया, ये सबको बढ़ावा दिया गया था। आगे आइए सवाल नंबर 13 पे, सिंगबोंगा की पूजा किस जनजाति आंदोलन से संबंधित है? सिंगबोंगा यह मुंडा विद्रोह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 14 को देखिए, दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो नील विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। चलिए, मोपला विद्रोह जो है ऑप्शन नंबर बी में, मोपला विद्रोह, इसका नेतृत्व अली मुस्लियार ने किया था। और ये सी नंबर में वारली विद्रोह जो है इसका नेतृत्व गोदावरी पुरुष लेकर किया था। ठीक है, चलिए आगे ऑप्शन नंबर 15 पे, सवाल नंबर 15 को देखिए, विधवाओं की पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पुनर्विवाह का नेतृत्व जो था वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। नेक्स्ट सवाल पे आइए, सवाल नंबर 16, इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो यह पुस्तक की रचना जो था वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा भारत संघ का गठन कब किया गया था? तो भारत संघ का गठन 1876 ईस्वी में किया गया था। इसी भारत संघ को ही एक और नाम है कि इंडियन एसोसिएशन, इसी को कहा जाता है, भारत संघ को ही। अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 18, भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक जो है वो वारिंद्र कुमार घोष है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक सरोजिनी नायडू है। साथियों एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सरोजिनी नायडू जो है वो प्रथम भारतीय महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और कब की थी? तो 1925 में। अगले सवाल, चलिए सवाल नंबर 20 को देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम का गायन पहली बार गाया गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और यह कौन सा अधिवेशन था? तो यह 12वें नंबर का अधिवेशन था। ठीक है, 12वें नंबर का अधिवेशन था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे अध्यक्षता। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिए थे। कब? 12वें संविधान संशोधन 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। अगले सवाल पे चलिए, सवाल नंबर 21, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। कौन? वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 22, गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो 1893 में गए थे। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 23, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो यह गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में ऐसा हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो था ये कौन सा? गुवाहाटी अधिवेशन 1926 की अध्यक्षता, ये अधिवेशन की अध्यक्षता एस श्रीनिवासन अयंकर ने कर रहे थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे, सवाल नंबर 24, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता
माना है? तो लॉर्ड मिंटो को, किसको? लॉर्ड मिंटो को माना है। इनका कहना था कि लॉर्ड मिंटो के प्रयास से ही मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ है। ये राजेंद्र प्रसाद जी का कहना था। नेक्स्ट सवाल 25 नंबर, शहीद भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये फिरोजपुर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, फिरोजपुर। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था फांसी, ठीक है। और इनको फांसी कहाँ हुआ था? लाहौर में फांसी दे दिया गया था। चलिए अगले सवाल पे, सवाल नंबर 26, किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो किसने चलाई थी? बीना दास ने चलाई थी। चलिए, और ये गवर्नर कौन था? ये जो गवर्नर था, अंग्रेज गवर्नर, ये स्टैनली जैक्सन था। चलिए अगले सवाल नंबर 27 पे, धड़सना नामक गोदाम पर घटित घटना का लोमहर्ष विवरण किस विदेशी पत्रकार ने प्रस्तुत किया था? तब बेब मिलर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल 28, निम्न में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? तो चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। किसके? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सवाल नंबर 29, चलिए, वर्ष 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रंगनाथ सिंह माधोलकर थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस के पिता कहा गया था। नेक्स्ट सवाल नंबर 30, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई थी? तब प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई थी और दूसरा शिलालेख में पशु एवं मानव चिकित्सा की व्यवस्था पर बात कही गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 31, पहली कक्षा में डैश भी लिखने के अंतर्गत आता है। तब पहली कक्षा में अगर आप चित्र भी बनाइएगा तो वह लिखने के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगला सवाल नंबर 32, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार क्या? ऑप्शन निराधार है, अंशतः सही है, पूर्णतः सही है या पूर्णतः गलत है? साथियों, इसका आंसर पूर्णतः सही है, ठीक है। ऐसे आंसर किताब में दिया है अंशतः सही, लेकिन यह पूर्णतः सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, चलिए सवाल नंबर 33, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग है। साथियों, इसका राइट आंसर जो होगा वो सभ्यता एवं संस्कृति होगा। देखिए, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए सवाल नंबर 34 को देखिए, वाई के अलग समिति का संबंध किस से है? तो इसका संबंध गरीबी से है। वाई के अलग समिति ने ही पहली बार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए अलग अलग कैलोरी का निर्धारण किया था, जिसमें कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। चलिए अगले सवाल पे, सवाल नंबर 35, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना 1965 में की गई थी। सवाल नंबर 36, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कानपुर में है। दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, यह कल्याणपुर कानपुर में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 37, किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में किया गया था और इसका अध्यक्ष जो थे वह जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 38, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो दुर्गापुर
इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था और इसका कालखंड जो था 1956 से 61 तक ये काल था। ठीक है, और यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था यह पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 39, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वह हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। साथियों ध्यान दीजिए कि यह जो भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण जो है, विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1999 में हुआ था। कब? 1999 में। और वर्तमान में इसका अध्यक्ष सुभाष चंद्र खूंटिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 40, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व ओजोन दिवस 2022 में इसका थीम क्या था? तब पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाले वैश्विक सहयोग, ये इसका 2022 का थीम था। आगे चलिए, सवाल नंबर 41, भारत के निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित में से किसे बिहार के लिए अपना स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर को किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। मैथिली ठाकुर मधुबनी जिला के थे और हाल ही में बिहार पर्यटन विभाग इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आगे चलिए, सवाल नंबर 42, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट का घोषणा किया है? तो यह कहाँ पे किया है? गुजरात में किया है। गुजरात के अमरेली जिला में हुआ है। चलिए आगे सवाल, अगला सवाल को देखिए, सवाल नंबर 43 को, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन मैसूर, हैदराबाद, लखनऊ, इनमें से कहीं नहीं। इसका आयोजन जो है वह कर्नाटक के हुबली जिला में किया गया है। कहाँ किया गया है? कर्नाटक में किया गया है। कर्नाटक में किया गया है। और इसका थीम क्या है? तब विकसित युवा विकसित भारत, इसका थीम है इस बार का। चलिए आगे, सवाल नंबर 44, हाल ही में जोशीमठ क्षेत्र में भू धंसाव का विभिन्न भावनाओं में दरारों का पता चलने के कारण इसे आपदा प्रवण क्षेत्र घोषित किया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है? तो साथियों यह उत्तराखंड में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के चमोली जिला में। चलिए आगे, सवाल नंबर 45, लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई है? तो ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत जो है वह भारतीय सेना ने किया है। ऑप्शन नंबर, चलिए सवाल नंबर 46, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? साथियों इसका आंसर जो होगा वह शाखा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 47, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, कहाँ पे होती है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 48 नंबर, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 48, कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह लैंगिक जनन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। साथियों मेंडल को ग्रेगर जैन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। ठीक है, आनुवंशिकता का पिता ग्रेगर जैन मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का उपयोग किया था। ठीक है, आगे चलिए, सवाल नंबर 49, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये पौधे के फूल की कली से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल को देखिए, सवाल नंबर 50, निम्न में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? तो वह कार्बन होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो अग्नाशय द्वारा इंसुलिन उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 52, पार्किंसन रोग से संबंधित उपचार के विकास के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया
गया है। तो किसे दिया गया है? तो आर्विड कार्लसन को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा और ये स्वीडिश वैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 53, संवहन यानी संवहन पौधे में पानी नीचे से ऊपर किस माध्यम से जाता है? तो साथियों इसका उत्तर जो होगा वो जाइलम होगा। पानी का संवहन जाइलम से और भोजन का संवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 54, रंध्रों के खुले और बंद होने के नियम में कौन सा हार्मोन शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो एब्सिसिक एसिड होता है। एब्सिसिक एसिड एक पादप हार्मोन है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट सवाल पे। चलिए सवाल नंबर 55, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? तब विकृति का मात्रक नहीं होता है। प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब बल का मात्रक न्यूटन होता है और दाब का मात्रक पास्कल होता है। ठीक है साथियों, पास्कल। इसलिए उत्तर जो होगा विकृति, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विरूपण के प्रतिरोध का माप है? तो कौन सा पदार्थ है? तन्यता शक्ति भी होता है, कठोरता भी होता है और प्रत्यास्थता, एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, चलिए सवाल नंबर 57, एक पिंड का वजन डैश होता है। एक पिंड का वजन जो होता है वह ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कहाँ पे? ध्रुव पर अधिकतम होता है। अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल विस्तार का उदाहरण है? थर्मल एक्सपेंशन का उदाहरण है। साथियों इसका उत्तर जो होगा वह ध्यान दीजिए, पढ़ते हैं कि ऑप्शन नंबर ए, हवा से भरे जाने पर गुब्बारा फैलता है। यह क्या है? सही बात है, फैलता है। एक धातु की छड़ गर्म करने पर फैलती है, ये भी सही है। गर्म होने पर एक तरल उबलता है, यानी इसका उत्तर जो होगा एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आइए, 59 पे, कि लेंस की क्षमता मापी जाती है, क्या चीज में नापी जाती है? तो डायोप्टर में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है और डायोप्टर को कैपिटल डी से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, चलिए साथियों सवाल नंबर 60 नंबर देखिए, ध्वनि तरंग की मौलिक आवृत्ति होती है। ध्वनि तरंग की मौलिक आवृत्ति जो होती है लहर की सबसे कम आवृत्ति घटक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 61 पे आइए, फोटोवोल्टिक सेल का मुख्य लाभ क्या है? फोटोवोल्टिक सेल का मुख्य लाभ जो है वो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि यह सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करने में बहुत कुशल है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दो में कहता है यह उत्पादन करने के लिए बहुत सस्ता है। नहीं, ये गलत है। मतलब इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही सही है, बाकी बात गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 62, साबुन ग्रीज को निम्न में से किस विधि द्वारा हटाया जाता है? तो यह पायसीकरण के द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा? पायसीकरण के द्वारा। साबुन एवं डिटर्जेंट का प्रयोग पायसीकरण के रूप में होता है। किस रूप में? पायसीकरण के रूप में। साथियों एक और क्वेश्चन है कि दूध एक प्राकृतिक तथा पेंट एक कृत्रिम पायस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 63 पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को पहचानना है। तो ए में कहता है कि तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। तो ये सही है, हमको गलत पहचानना है। ठीक है, उसके बाद सभी तत्व के परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, यानी बी नंबर गलत है। और सभी तत्व के परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। सभी तत्व में नहीं, एक ही प्रकार के सभी तत्व में परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है और गलत ही पहचानना है, तो आंसर बी इसका हो जाएगा। चलिए आगे 64 पे, चलिए सवाल नंबर 64, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या करता है? मतलब फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तब पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पे, सवाल नंबर 65, पदार्थ के मूल कण को क्या कहते हैं? तो पदार्थ के मूल कण को परमाणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगले सवाल, सवाल नंबर
66। पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्षारीय तत्व धातु निम्न में से कौन से हैं? तो कैल्शियम, कौन से हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और रेडियम। इसका आंसर जो होगा 1, 2 और 3 बी नंबर हो जाएगा, तीनों है। ठीक है, चलिए साथियों सवाल नंबर 67। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा गैस उत्पन्न होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगले सवाल नंबर 68। 68 में क्या है कि एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, 3 से 6 में बदलता है। इसमें H प्लस आयन की सांद्रता की स्थिति क्या होगी? तो 1000 गुना कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 69। कैल्शियम की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो साथियों कैल्शियम की खोज इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कैल्शियम की खोज जो किया था वह डेवी ने किया था। कौन किया था? डेवी ने किया था, इसलिए इसका उत्तर जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा। जैसे लुईस किसकी खोज किया था? तो सहसंयोजकता की खोज लुईस ने किया था, और रैले ने आर्गन की खोज किया था। ये आर्गन की खोज किया था, आर्गन की खोज किया था रैले ने, और बर्जिलियस ने उत्प्रेरण का सिद्धांत की खोज किया था। चलिए आगे सवाल नंबर 70 में क्या है कि ग्रीन हाउस गैसों का घटक होता है। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 71 को देखिए। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उस सदस्य निम्न में से कौन थे? तो वह थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 72 पे आइए। निम्न में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो ब्रिटेन का कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है। उसके बाद यूएसए, पाकिस्तान और भारत का संविधान लिखित संविधान है। नेक्स्ट सवाल, चलिए सवाल नंबर 73। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? तो लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं कही गई। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल नंबर 74। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो भारत में संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? निजी स्वतंत्रता का आधार जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ध्यान दीजिए 76 पे, भारतीय संविधान में आपात उपबंध देश से लिए गए हैं। तो आपात उपबंध जो है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। साथियों ध्यान दीजिए, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 77 पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसमें संघीय का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। ठीक है, इसका राइट उत्तर। सवाल नंबर 78। निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तब 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 79। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो किसमें कहा गया है? समानता का अधिकार में, समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पे आइए, सवाल नंबर 80। अभियुक्ति को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाएगा? तो वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 81 पे है। विधि का शासन की संकल्पना किस देश के संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? यह ब्रिटेन की है। किसकी? ब्रिटेन की। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल नंबर 82। बिहार में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन निम्न में से किस वर्ष लगा था? तो साथियों 1995 में सिर्फ 5 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नेक्स्ट सवाल 83।
भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनिए चाहे राष्ट्रपति बनिए, आपको 35 साल होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 84। भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सा है? तो लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है और लोक उपक्रम समिति, तीनों, एक, दो और तीन, तीनों है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 85। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कोरम क्या होना चाहिए? तो वह 1/10 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? 1/10। नेक्स्ट सवाल पे आइए, सवाल नंबर 86। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1890 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता। स्थापना 1890। नेक्स्ट सवाल 87। हीराकुंड बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया था? तो हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर बनाया गया था। ठीक है, और दूसरा सवाल यहाँ से है कि महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? तो महानदी को। नेक्स्ट सवाल, चलिए सवाल नंबर 88। उकाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई? तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी। उकाई परियोजना और काकरापाड़ दोनों ताप्ती नदी पर हैं। नेक्स्ट सवाल 89। निम्नलिखित में से मक्का की खेती के लिए औसतन कितने तापमान की आवश्यकता है? तो औसतन तापमान जो चाहिए मक्का के लिए वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए और वर्षा की बात की जाए तो वह 50 से 75 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, और मक्का उत्पादन में शीर्ष स्थान किस राज्य का है? तो कर्नाटक का है। अगले सवाल, सवाल नंबर 90। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कर्नाटक में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में और आंध्र प्रदेश, सभी जगह। तो उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर, हमारा राइट आंसर जो होगा वह डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 91 पे आइए। 91 में है कि पीट मृदा के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तब पीट मृदा के बारे में विचार करना है। तो यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पानी की मात्रा अधिक होती है, ये बिल्कुल सही है। केरल में यह मृदा पाई जाती है, केरल में यह मृदा पाई जाती है, ये बात भी सही है। और यह मिट्टी गेहूं की खेती के लिए उपयोगी मानी जाती है, नहीं, ये गलत है। गेहूं की खेती के लिए नहीं, चावल धान की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यानी हमारा उत्तर 1 और 2, केवल 1 और 2, बी नंबर होगा। अगले सवाल पे, सवाल नंबर 92 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी जो है वह चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी, तीनों है। तो चंबल, बेतवा और केन तीनों, ए और सी, उपयुक्त में से एक से अधिक है, यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है तीनों है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच से होकर गुजरती है? तो यह अरुणाचल प्रदेश के बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 को देखिए। निम्नलिखित में से भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण में विस्तार देखा जाए तो 3214 किलोमीटर है। वहीं पे अगर पूर्व से पश्चिम में देखा जाए तो कितना है? 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम, 2933। नेक्स्ट सवाल 95। 95 में है कि क्षारीय मृदा का पीएच मान, क्षारीय मृदा का पीएच मान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्षारीय मृदा का पीएच मान जो होता है वह क्या होगा? 7 से अधिक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 96। भारत के समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा जो है वो पूरे क्षेत्रफल का 40% हिस्सा पर पाया जाता है। तो इसमें 40 दिया नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 97। लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? तो इसमें
लाल और पीली मृदा में नाइट्रोजन की कमी होता है, फास्फोरस की कमी और ह्यूमस की कमी। मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 98। जब भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है तो उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो उसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 99। भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी को देखिए कि जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट, चलिए देखिए, रबी की फसल गेहूं के उत्पादन से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो ऑप्शन एक नंबर में क्या कह रहा है कि गेहूं के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर जरूरत होती है। ये बात क्या है? सही बात है। दो नंबर में कि गेहूं की बुआई करते वक्त 10 डिग्री सेल्सियस और कटाई के समय 20 से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। ये भी ठीक है। और तीन में क्या है कि हरित क्रांति के पश्चात गेहूं के उत्पादन में तथा उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की गई है। ये तीसरा बात भी क्या है? सही है। चार में कहता है कि कल्याण, सोना, हंसा, अर्जुन आदि गेहूं की प्रमुख किस्में। साथियों कल्याण, सोना, अर्जुन ये सब गेहूं की प्रजाति है, लेकिन हंसा जो है यह चावल की किस्म है। किसका? यह चावल का किस्म है हंसा। इसलिए तीसरा का चौथा क्या है? गलत है। एक, दो और तीन सही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था और ये सेट नंबर 13 कंप्लीट हो गया। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।